हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट वीडियो पे। आज के हमारे गेस्ट है सुशांत मिश्रा। सुशांत जिसका आईटी में 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अभी तक 3 बड़े बड़े कंपनियों में काम कर लिया है। अपनी जर्नी इसने शुरुआत की टीसीएस से और आज डेलॉयट में आज ए फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे सुशांत की इस कैरियर जर्नी के बारे में और साथ ही हम लोग बात करेंगे फुल स्टैक और एआई के क्या इम्पैक्ट है हमारे नए प्रोजेक्ट पे, और साथ ही फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सबसे पहले थैंक यू सुशांत, मेरे पॉडकास्ट में अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू रंजत एंड इट्स माय प्लेजर टू बीइंग हियर। लास्ट पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग था आपका, तो मुझे काफी अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुशांत। ओके, तो सुशांत आज हम लोग जानेंगे तुम्हारा स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ का जर्नी और उसके बाद कॉलेज से आईटी तक का सफर। तो इन सब चीजों के बारे में आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हारा कॉलेज लाइफ से पहले स्कूल लाइफ का जर्नी कैसा रहा? तो बेसिकली रंजत मैंने जो स्कूल 10th तक पूरा आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा। उसके बाद मैं सीबीएसई 11-12 ज्वाइन किया। ओके, तो आईसीआईसी से सीबीएसई, राइट? ये तो कुछ डिफरेंस लगा क्या जब आए तो? बहुत डिफरेंस है आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में। मेरे पर्सनल ओपिनियन थे आईसीएससी नेक्स्ट लेवल है इन कंपैरिजन टू टर्म्स ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट्स और वो कैसे अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं। एक बात मुझे जानना था भाई, सब लोग बोलते हैं कि आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, क्या ये सही है? ये आई एग्री। आईसीएससी बोर्ड से अगर आप पढ़ते हैं और आप ढंग से पढ़ाई किए हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में इंग्लिश 10th में, मतलब मुझे जितना याद है 10th के जब बोर्ड्स की कॉपी चेक होती है तो हमारे 11 पेपर हुए थे और 1100, हर पेपर 100 नंबर का था। फिर साइंस में भी 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ्स, 100 बायोलॉजी, बाद में उसको कंबाइन कर दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर चेक होता है और अगर उसमें फेल हो गए तो आगे कॉपी नहीं चेक होगी। बाबा रे, ठीक है। तो फिर सीबीएसई में आके तुमको तो अच्छा इजी लगा होगा फिर? सीबीएसई क्वाइट इजी है रहा मेरा जर्नी इन कंपैरिजन टू करिकुलम एंड सब्जेक्ट। बहुत सी ऐसी चीज थी जो मैं सीबीएसई में 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, वो मैं 10th में ही पढ़ लिया था आईसीएसई बोर्ड में। तब तो काफी ये हेल्पफुल हुआ, राइट? हाँ। तो फिर वहां से फिर कॉलेज लाइफ का जर्नी कैसे रहा? क्या डिसीजन रहा कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है? क्योंकि मैं ज्यादा सुना हूँ कि बिहार और यूपी वाले ज्यादा मेनली फोकस करते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सब एग्जाम पे, राइट? तो इसमें सारा क्रेडिट मेरे फादर साहब का है। मेरे पापा का ये शुरू से ये था कि वो टेक्निकल, वो क्योंकि वो देख रहे थे कि टेक्निकल रिवॉल्यूशन है, टेक्निकल का कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, तो उनको था कि टेक्निकल पढ़ना चाहिए मेरे अपने बच्चों को। तो मेरे पापा ने कहा टेक्निकल, इसीलिए उन्होंने 11-12 मैंने मैथ्स लिया था, पीसीएम लिया था और उसके बाद फिर मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए प्रिपरेशन करी मैंने, जेई वगैरह की और AIEEE की, एंड देन मैंने एग्जाम्स दिए। AIEEE का दिया, उस समय AIEEE होता था, जेई का दिया एंड यूपीटीयू दिया। अब वो AKTU है, पहले यूपीटीयू था। एंड देन फाइनली फिर मैंने यूपीटीयू के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। तो ये तुम्हारा ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ इंजीनियरिंग का? मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ 2016 में। ओके, तो उसके बाद तुमने आईटी फील्ड में अपना कदम रखा? यस। तो उसके बाद तुमको जॉब कैसे मिला? कैंपस प्लेसमेंट था या फिर आउटसाइड? तो मेरे यहाँ कंपनीज आती थी मेरे कॉलेज में, तो मैं सारी कंपनीज में बैठता था। अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉलेज के प्लेसमेंट में नहीं हो पाया था। 7 सेमेस्टर में ही सारी कंपनीज आती थी, तो मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद लकीली उस समय टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग करती थी, वो 8th सेमेस्टर में होती थी। तो उसमें मैंने अप्लाई किया और लकीली मेरा हो गया। तो मैं कॉलेज खत्म होने से पहले ही मेरे पास टीसीएस का ऑफर था। आई थिंक उस टाइम टीसीएस काफी हाई कंपनी थी, राइट? यस, टीसीएस वाज अ ड्रीम कंपनी। टीसीएस और इन्फोसिस, जहां इन्फोसिस जाती थी, जहां टीसीएस जाती थी वगैरह, तो ये। ओके, तो टीसीएस ज्वाइन करने के बाद, राइट, उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मतलब ज्वाइन करने से लेके नया प्रोजेक्ट मिलने तक उसके बीच में क्या रहा? जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद टीसीएस से कॉल आया। तो टीसीएस में पहले सारे फ्रेशर्स की ट्रेनिंग होती है। इनके ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया बने हुए हैं, 5 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं शायद। तो मुझे त्रिवेंद्रम बुलाया गया। ओके।
तो मैं त्रिवेंद्रम गया और ज्वाइनिंग से पहले हम लोगों से ऑप्शंस मांगा गया था कि आप किस में करना चाहेंगे। तो मैंने ऑर्डर सेट किया हुआ था। फाइनली मुझे मिला मेन फ्रेम, मेन फ्रेम डेवलपर बैच मिला, जो कि बेसिकली कोबोल, मेन फ्रेम बेसिकली कोबोल पे प्रोग्रामिंग होती है। तो मेरी ट्रेनिंग कोबोल मेन फ्रेम पे हुई थी। तो ओके, मैं ये जानना चाहूंगा ये कोबोल प्रोग्रामिंग राइट बेसिकली है क्या, क्योंकि बहुत कोई को पता नहीं होगा कि ये कोबोल एक्चुअली होता क्या है। यार बहुत लेगेसी प्रोग्रामिंग है, जैसे जैसे जावा है, सी प्लस प्लस, वैसे कोबोल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ज्यादातर बहुत हाईली सिक्योर, आज भी जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन चलते हैं वो कोबोल AS400 पे ही लिखे हुए हैं, मेन फ्रेम पे ही लिखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली सिक्योर, बहुत ज्यादा मशीन के क्लोज। क्योंकि अल्टीमेटली आप भी जानते हैं कि हम लोग जो भी लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज, मशीन में 0 और 1 में कन्वर्ट होता है। तो कोबोल वाज वेरी क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज, और उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि सारे लेगेसी बैंक, जो भी जितने भी बैंक्स हैं के एप्लीकेशन डेवलप हुए हैं वो कोबोल AS400 मतलब मेन फ्रेम पे ही डेवलप हुए। ओके, तो तुम जब कोबोल पे ज्वाइन किया राइट, तुमको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा ट्रैक कुछ और ज्यादा, क्योंकि तुमने आई थिंक पहले जावा पढ़ाई की राइट, अभी कोबोल पे काम कर रहे हो, तो ये कुछ माइंड में ट्रिगर ऐसा हुआ क्या? तो बेसिकली मैंने 9-10 में जावा पढ़ी थी ICSE बोर्ड में। मेरा बीटेक में जो ब्रांच था वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में भी हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, PCB में कोडिंग वगैरह करते हैं, वो C++ पे था। तो उसके बाद जहां पे ट्रेनिंग कोबोल में हुई, थोड़ा तो अंदर था कि कोबोल बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है और बहुत जल्दी चली जाएगी मार्केट से, और जावा की तरफ हमेशा टिल्ट ज्यादा था। मुझे था कि ठीक है, अभी जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें करते हैं, प्रोजेक्ट सीखते हैं। अभी तो मुझे कुछ नहीं आता है, 0 डे का एक्सपीरियंस है, मेरा वर्थ 0 है, ये कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है तो मैं इनके लिए थोड़ा यूजफुल हो जाऊं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे रास्ता बनेगा देखते जाएंगे। ओके, तो तुमने कोबोल से स्टार्ट किया राइट तो उसके बाद तुम अपना जर्नी क्या चेंज की या फिर कैसा चेंज हुआ वहां से? तो मेरा टिल्ट जावा की तरफ शुरू से था। तो मुझे जब मैं वापस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम सबसे लोकेशन मांगी गई, कौन कहाँ पे ज्वाइन करना चाहेगा, तो मैंने दिल्ली भरा था। तो मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने RMG को रिपोर्ट किया, जो कि प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। फिर मुझे मेरे स्किल सेट के हिसाब से एक रिटेल क्लाइंट है US का, उसमें मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, वो मेन फ्रेम पे ही था। 1 साल तक मैंने वहां काम किया। उसके बाद वो प्रोजेक्ट रैम डाउन हो गया, हम लोग रिलीज हो गया, मैं बेंच पे आ गया। तो मैं इन पैरेलल जावा पढ़ता रहता था। तो फिर मैंने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो भी मुझे इंटरव्यूज आते थे, मैंने अपने RMG को बोला था कि मुझे जावा की अपॉर्चुनिटीज के लिए भी मेरा नाम प्रपोज करिए। तो मुझे लकीली एक प्रोजेक्ट मिल गया बैंकिंग डोमेन में, जो कि जावा, उनको ऑटोमेशन टेस्टर की रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे जावा आती थी और ऑटोमेशन टेस्टिंग में जावा प्लस सेलेनियम चाहिए। तो मैंने सेलेनियम सीख लिया और जावा मुझे आती थी, तो मेरा उस प्रोजेक्ट में हो गया। तो फिर मैं जावा में ऐसे घुस गया एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, डेवलपर से एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, डेवलपर से फिर टेस्टर पे आ गया। हाँ, टेस्टर। तो वहां पे कितना दिन तक काम किए? वहां फिर मेरा काफी अच्छा टर्नओवर था। वहां मैंने लगभग 3 साल के आसपास काम किया एज अ ऑटोमेशन टेस्टर। तो सुशांत, तुम्हारा यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस QA में हो गया राइट, टेस्टिंग में। फिर ऐसा क्या तुम्हारे अंदर आया, क्या ट्रिगर किया कि नहीं मेरे को तो डेवलपर बनना है? तो बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोफाइल एक्चुअली डेवलपमेंट ही होती है। तो वहां पर हम लोग जावा में पूरी स्क्रिप्टिंग लिखते थे सेलेनियम का यूज करके। तो मेरी जावा डे बाय डे अच्छी होती चली जा रही थी। ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे एक POC करने का मौका मिला। एक हम लोग इन हाउस ऑटोमेशन सूट फ्रेमवर्क बना रहे थे, जो कि हम लोग को बोला गया कि तुम अपने हिसाब से बनाओ। हमें लीडरशिप ने फ्री हैंड दे दिया। मैं और मेरा एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, जो कि आज भी है, हम लोग वहीं से दोस्त बने थे। अभी वो हांगकांग में है, एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। तो हम दोनों लोग मिलकर वो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किए। और वो बेसिकली फ्रेमवर्क हम लोगों ने चूज किया फ्रंट एंड HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, अगर आपको पता हो बूटस्ट्रैप। तो वो यूज किया। बैकएंड में जावा स्प्रिंग बूट यूज किया, हाइबरनेट यूज किया और SQL MI यूज किया, माई SQL। तो इस पे हम लोगों ने रिगरस 9-10 महीने काम किए। और वो एक फ्रेमवर्क बनाने के बाद वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर और टेक्नोलॉजी पे मेरा हो गया। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जावा डेवलपर ही कंप्लीटली जावा डेवलपमेंट में स्विच करना है। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा ट्रिगर हो राइट, तो उसके बाद तुम क्या किए? तुम अपने उस सेम कंपनी में
अपना ये करियर चेंज किए या फिर उसके बाद का क्या रहा? नहीं, तो उसके बाद एक्चुअली 2000 आई थिंक 19 की बात है। फिर मैं इंटरव्यूज बाहर देने चालू कर गया, स्टार्ट कर दिया था। और तब तक मेरा एक जगह हो भी गया था रिलायंस हाइड्रोकार्बन में, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया। तो फिर मुझे वो ऑफर मिला नहीं, बट मैं अपना स्किल सेट और प्रिपरेशन चालू रखा था। एंड देन कोविड जब खत्म हुआ तो फिर मैं इंटरव्यूज देते देते मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी, तो फाइनली मुझे कई ऑफर्स मिले। और अल्टीमेटली फिर जब नोटिस पीरियड खत्म होने वाला था, 2 हफ्ते बचे थे, तो मुझे IBM का ऑफर आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे IBM ज्वाइन करना है। अरे वाह, मतलब TCS से डायरेक्ट IBM, राइट? यस। एक बड़ी कंपनी से फिर एक बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ। तो ये IBM का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? बहुत अच्छा था, मतलब काफी ज्यादा हेक्टिक था, मतलब काफी ज्यादा रिगरस था। 3 टेक्निकल राउंड्स हुए थे, एक मैनेजरियल हुआ था, HR डिस्कशन हुआ था। तो वो काफी ज्यादा मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था IBM का, जो टेक्निकल राउंड हुआ था। तो उसके लिए कुछ अलग प्रिपेयर किए थे या फिर जो जॉब चल रहा था, या फिर कैसे हुआ? हाँ, तो मैंने प्रिपरेशन तो करी, क्योंकि सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो जितनी जावा आती है आप उतनी जावा पढ़ के क्रैक नहीं कर सकते। सही है। तो मैंने ऑन टॉप ऑफ दैट मैं काम करने के साथ साथ जो मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं तैयारी करता था। तो मैंने जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट, दुर्गा सॉफ्ट, एक यूट्यूब पे चैनल है दुर्गा सर का, हैदराबाद वाले दुर्गा सर का, तो मैंने सारी जावा उनसे पढ़ी। उनसे अच्छा जावा कोई नहीं पढ़ा सकता है। आप कितने लाख की भी कोचिंग कर लीजिए, ही इज द बेस्ट टीचर अक्रॉस फॉर जावा। और मैंने जावा वहां से पढ़ी। मैंने हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट भी, एक दुर्गेश सर करके एक चैनल है यूट्यूब पे, मैंने स्प्रिंग बूट बाय दुर्गेश ऐसे करके मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट वहां से पढ़े, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाता था। और इंटरव्यूज जब मैंने देने लगा तो शुरू में तो बहुत रिजेक्शन हुए, मतलब रिजेक्शन पे रिजेक्शन होते थे, लेकिन मैं क्वेश्चंस लिख लेता था कि क्या पूछ रहे हैं लोग, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिससे आइडिया मिल जाए। फिर मुझे आइडिया लग गया, फिर मेरा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। फिर वो एक बार, उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब क्वेश्चंस रिपीट होने लगे कि ये क्वेश्चन तो दूसरे तीन लास्ट इंटरव्यू में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट इंटरव्यू में पूछा गया था। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 90% तक क्वेश्चंस रिपीट होने लगे। तो उस क्वेश्चन बैंक ने मेरी काफी मदद की, बट उसके बाद रिजेक्शंस भी हुए। तो वो एक्सपीरियंस ऐसे फिर मैंने तैयारी करी। यहाँ पे एक पॉइंट सीखने की बात है कि आप अगर किसी चीज में रिजेक्ट होते हो, राइट, तो इसका मतलब कि आप सक्सेस नहीं होगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं हो, राइट। तो आपको बस क्या करना है, कोई आप इंटरव्यू दे, राइट, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आपको बस क्या करना है, उसका एक क्वेश्चन, जैसे सुशांत, राइट, क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एक रेडी किया, एक बैंक बनाया उसका। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंटरव्यूअर भी एक नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, राइट, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जितना सिलेबस रहता है उतने से, राइट। तो आपको क्या करना है, एक उसका क्वेश्चन वाइज आपको एक राइट करना है और उस पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है और सुशांत का भी, राइट, मैं आउट ऑफ 100 मैं आपको 90% ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 3-4 इंटरव्यू में रिजेक्ट होते भी, राइट, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका सेम क्वेश्चन आउट ऑफ 100 90% क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। यस, आई एग्री। तो ये एक पॉइंट मेरे तरफ से आपको हमेशा क्या बोल सकते हैं, उसको रिमेम्बर रखना चाहिए। यस, राइट, ठीक है। तो सुशांत एज ए कोबोल स्टार्ट किए, फिर एज ए ऑटोमेशन टेस्टिंग पे काम किए, राइट, फिर तुम IBM ज्वाइन किया, राइट, IBM में एज ए बैकएंड डेवलपर पे, राइट। अब IBM का जर्नी, ठीक है, जितने साल काम किए, बेसिकली तुम IBM में कितने साल तक रहे? IBM में मैं 2 years and 3-4 months। ओके, तो वहां पे फुल्ली बैकएंड डेवलपर काम किया? हाँ, तो बेसिकली बैकएंड डेवलपर मैं TCS में ही हो गया था। 1-1.5 साल के बाद जब मैंने ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच किया तो जावा पे काम करता ही था। उसके बाद मैं जो वो मेन फ्रेमवर्क बनाया, वो पूरा जावा और स्प्रिंग बूट पे था। तो मेरा काफी एक्सपीरियंस TCS में एज अ बैकएंड भी हो गया था। एंड देन मैं IBM में आया तो प्रॉपर एज अ बैकएंड डेवलपर आया। ओके, तो सुशांत IBM में तुम 2 साल और 3 मंथ रहे, राइट? यस। बट ठीक है, मेरा एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। IBM ज्वाइन किया, राइट, तो IBM ज्वाइन करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था, या फिर तुम्हारे पास सिर्फ IBM का ही ऑफर था, या फिर और बहुत सारे ऑफर थे? अगर बहुत सारे ऑफर थे तो उसमें तुम IBM ही क्यों चूज किया? मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स थे और टच वुड, थैंक यू टू गॉड, IBM मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि IBM जब मैं कंप्यूटर पढ़ता था स्कूल डेज में, तो कंप्यूटर बुक्स में अगर कोई भी एग्जाम्पल है
तो उस एग्जाम्पल में हमेशा कुछ 3-4 कंपनियों के नाम होते थे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और IBM, सही है। राइट। तो वहां से मेरे दिमाग में था कि ये 4 कंपनियां हैं, कुछ तो अलग कर रही हैं दुनिया में। तो उसके बाद जब मेरे पास IBM को ऑफर आया तो मेरा था कि बस यही है, अब यही जाना है। मेरे पास ऐसे भी ऑफर थे जो मुझे IBM से ज्यादा पे कर रहे थे, बट मैंने IBM चूज किया क्योंकि मेरी वो मेमोरी थी मेरे स्कूल 6, 7, 8 क्लास से कि मुझे IBM जाना है, तो इसलिए मैंने IBM। मैं यहाँ पैकेज तो नहीं पूछूंगा, बट ये पूछूंगा कि परसेंटेज, राइट? TCS में तुमको जितना तुम्हारा पैकेज था उसके कंपेयर में जब तुम IBM ज्वाइन किए, परसेंटेज वाइज कितना रहेगा, जिससे कि सामने लोग थोड़ा समझ में आया कि हाँ परसेंटेज कितना। उस टाइम पे तो हमारा TCS में जो भी उस एरा का जो भी पे होता था, उसके हिसाब से IBM में मुझे काफी अच्छी हाइक मिली थी। मैं बोलूंगा शायद परसेंटेज तो याद नहीं एग्जैक्टली, बट 500 या 600% ये तो काफी आई है की हाइक मिली थी ऐसे। अरे वाह सुशांत, तू तो बहुत लकी हो यार तो IBM का अपना जर्नी थोड़ा बताओ, कैसा रहा तुम्हारा? यार IBM से जब मैं TCS से IBM में आया तो मेरे लिए कल्चरल शिफ्ट था, मतलब प्रोफेशनल शिफ्ट था, एकदम एकदम हाई, बहुत ही अमेजिंग इन्वायरमेंट रहा। जिस क्लाइंट के लिए मैं काम करता था, जो प्रोजेक्ट था, वो एक टेलीकॉम क्लाइंट है तो US के, तो वो काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाइड IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे के बच्चे थे जिनके साथ मैं काम करता था, तो वो काफी ज्यादा मेरे लिए एनरिचिंग था। और प्रेशर बहुत था, क्योंकि प्रेशर बहुत था तो सीखने को बहुत मिला, चैलेंजेस बहुत आए, रात रात 2-2 बज जाता था मुझे, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम मेरा ब्रेकडाउन हो जाता था। मेरी मम्मा कहती थी कि तुम वापस TCS चले जाओ मेरी याद, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता था, अभी लॉकडाउन खुला नहीं था, कोविड की सेकंड वेव चल रही थी। लेकिन सीखा मैंने बहुत ज्यादा। आज भी मेरे प्रोडक्ट ओनर और मेरी स्क्रम मास्टर जो कि US की हैं, US सिटीजन है, उनसे मेल पे हमारा कॉन्वर्सेशन होता है। मेरे टेक लीड अभी US में है, वो मैनेजर हो गए हैं, उनसे भी मेरा WhatsApp पे कॉन्वर्सेशन होता है। तो काफी अच्छा रहा मेरा IBM का एक्सपीरियंस। आप लगता है टच वुड, आप कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है? अगर आप सही हैं तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। खराब लोग, मतलब ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद ना करें, या जिनको लग रहा होगा कि आप उनके लिए कंपटीशन बन सकते हो, आप उनको रिप्लेस कर देंगे। बट ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको साथ लेके चलेंगे। तो मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ कि IBM में बाद में मेरी एक फ्रेंडशिप हो गई लोगों ने जो साथ में ज्वाइन किए थे। कई बार ऐसा होता था कि मैं जो प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, तो वो अपना काम छोड़ के मेरे साथ ज्वाइन करते, मेरे साथ मेरा काम डीबग करते थे। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका एटीट्यूड कैसा है लोगों के प्रति। हम लोग एज ए टीम वर्क काम करते हैं, राइट? तो एक मेथडोलॉजी होता है, ठीक है? तो ये मेथडोलॉजी कितने टाइप की होते हैं, और तुमने अभी तक किस किस मेथडोलॉजी पे काम तो किया? पहले TCS में मैं वाटरफॉल मेथडोलॉजी में काम करता था। बाद में जब मैं IBM में आया तो अजाइल मेथडोलॉजी में मैं काम करता तो ये अजाइल में क्या क्या होता है? हाँ, अजाइल काफी ज्यादा अच्छी मेथडोलॉजी है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। वो जैसे अजाइल में काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और एक काम को करने के लिए एक स्प्रिंट होती है 2 वीक की। 2 वीक में ये डिसाइड होता है कि 2 वीक में इतना काम करना है, और वीक के एंड और जब स्प्रिंट खत्म होती है तो आपको डेमो देना होता है आपकी प्रोडक्ट ओनर को या टीम लीड को कि ये मैंने काम किया है। और फिर नेक्स्ट स्प्रिंट में जो काम आपने प्रीवियस स्प्रिंट में किया था उससे आगे काम होता है। तो काफी प्रोग्रेसिव और काफी अच्छी मेथडोलॉजी। ओके, तो आई थिंक ये भी बताना जरूरी होगा कि इसमें हम लोग का एक स्टोरी रिफाइनमेंट होता है, राइट? तो स्टोरी रिफाइनमेंट तुम्हारे केस में, राइट, तुम जब पहली बार रिफाइनमेंट किए होगे या फिर अभी भी तक भी, राइट? तो ये रिफाइनमेंट जो स्टोरी पॉइंट डिसाइड करते हैं, राइट, ये कौन डिसाइड करता है? हम लोग डिसाइड करते हैं, या फिर स्क्रम मास्टर, या फिर प्रोडक्ट ओनर? इट डिपेंड्स अपॉन द टीम। ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ पर्सनली आज तक हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने जो पॉइंट दिए हैं वही पॉइंट स्क्रम मास्टर ने ले लिया है। उस पर डिस्कशन होता है, कोई कहता है कि नहीं ये 2 पॉइंटर होगा, कोई 5 पॉइंटर होगा। तो जो भी मेजर पोल होते हैं, लाइक पोकर करके एक टूल है जीरा में ही, पोकर का यूज करके पोल होती है हर स्टोरी पॉइंट के, हर कार्ड के लिए, और फिर उसके बाद डिस्कशन होता है। बट अलग अलग एक्सपीरियंस है मेरे दोस्तों के साथ। होता है कि उनका टीम लीड डिसाइड करता है, भले उनको लगता होगा कि ये 2 पॉइंटर है, बट उनके हिसाब से अगर 1 पॉइंटर है तो वो 1 पॉइंटर में ही जाती है।
ओके। तो सुशांत, तूने बताया जीरा, राइट? तो मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। जीरा एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम लोग सारे स्टोरी को वहाँ पे मैनेज करते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग स्टार्टिंग टू डेवलपमेंट तक, सारा कुछ डिप्लॉयमेंट तक, सारा कुछ ट्रैकिंग, ए टू जेड डेवलपर का क्यूए सारा कुछ ट्रैकिंग वो जीरा टूल पे करते हैं, ठीक है? तो ये एक टूल है हम लोग के लिए, ठीक है? अब सुशांत, मैं बात करूंगा कि तुमने आईबीएम में एज ए बैकएंड डेवलपर काम किया, राइट? वहां पे 2 इयर्स समथिंग स्पेंड किया, राइट? फिर तुम्हारे माइंड में क्या आया कि तुमको अपना करियर चेंज करना चाहिए? फिर तुम 10 दूसरे कंपनी के पास अप्रोच किए उसके लिए? तो अब आईबीएम में 2.5 years हो गए थे लगभग उतना। फिर मुझे लगा कि अब मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ, तो बैंगलोर में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीखने को इतना है, तो मुझे लगा कि थोड़ा अब आगे देखना चाहिए लाइफ में, मूव ऑन करना चाहिए फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो उसके बाद आईबीएम में फिर मैंने प्रिपरेशन चालू करी, फिर से जावा वगैरह पढ़ा, एंड देन इंटरव्यूज दिए, एंड लकीली फिर मैंने स्विच कर लिया। तो फिर वहां से आईबीएम के बाद कौन सा कंपनी ज्वाइन की तो तुमने? मेरे पास मल्टीपल ऑफर थे आईबीएम को छोड़ने के बाद भी, फाइनली मैंने डेलॉइट ज्वाइन किया। ओके, तो डेलॉयट में क्या ज्वाइन किए, तो वहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी तुम चूज किए वहाँ? तो एज इन डेलॉइट मैंने फुल स्टैक ज्वाइन किया, क्योंकि आईबीएम में थोड़ा काम मैं फुल स्टैक पे भी करने लगा था, एंगुलर और जावास्क्रिप्ट पे। और तो मैंने फुल स्टैक में प्रिपरेशन करी और रिएक्ट सीखा ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि मुझे लगा कि अब रिएक्ट इज द बिग थिंग इन द मार्केट। तो मुझे लगा ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा कि ये फुल स्टैक तुम बोले, राइट? तो क्या तुम, क्योंकि ये बहुत कुछ पता नहीं होगा कि फुल स्टैक होता क्या है, जो फ्रेशर है उनको शायद ये सिर्फ नाम सुने होंगे, राइट? बट ये आज मैं जानना चाहता हूँ कि ये फुल स्टैक में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, इसका कौन कौन सा एरिया होता है, तो इसके बारे में तुम मुझे कुछ बता पाओ? हाँ, तो जब मैंने इंटरव्यूज आईबीएम के बाद देना स्टार्ट किया, तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा कि सारी कंपनियों को फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि बैकएंड के लिए अलग हायर करते थे, फ्रंट एंड के लिए अलग हायर करते थे। अब कॉस्ट सेव करने के लिए वो फुल स्टैक हायर कर रहे थे। तो मैंने अपने आप को रिएक्ट में अप स्किल किया, और उसके बाद रिएक्ट में तो फुल स्टैक में होता क्या है कि जावा बैकएंड प्लस फ्रंट एंड इज इक्वल टू फुल स्टैक। तो बैकएंड में आपकी जावा हो गई, स्प्रिंग बूट हो गई, स्प्रिंग एमवीसी वगैरह हो गया, स्प्रिंग सिक्योरिटी, बैच, माइक्रो सर्विसेज हो गया, हाइबरनेट, डेटाबेस हो गया, मोंगो डीबी, एसक्यूएल। फ्रंट एंड में आपका रिएक्ट, जावा स्क्रिप्ट या और एंगुलर और टाइप स्क्रिप्ट। तो ये पूरा पैकेज फुल स्टैक। ओके, तो ये रिएक्ट और एंगुलर दोनों सीखना जरूरी होता है, कि अगर दोनों में से किसी एक चीज पे मैं सीखता हूँ? दोनों में से किसी एक चीज पे आपको क्या अच्छा लग रहा है डिपेंड करता है। ओके, तो सुशांत, मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि फ्रंट एंड तो मैं जान गया, राइट? बैक एंड भी जान गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये मिडिल वेयर क्या होता है? मिडिलवेयर में आपका आ गया हाइबरनेट, जेपीए, क्रड रिपोजिटरीज। ये मिडिलवेयर है जहां पे आप एक्चुअली मैनेज करते हैं रिक्वेस्ट। जैसे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई आपके एपीआई में कंट्रोलर के पास, अब उसके बाद उसको बैक एंड सर्विसेज के पास जाना है, तो बीच में जो एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह बनती हैं, वो ये सब वो मिडिल वेयर हो गया। मिडिलवेयर में हो गया। ठीक है, तो ये तो पूरा था बैक एंड फुल स्टैक में, फ्रंट एंड, बैक एंड और मिडिल वेयर, राइट? इसके साथ साथ अगर मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस भी हो, मेरे को क्लाउड का सी भी नहीं पता, तो इंटरव्यू के लिए और प्रोजेक्ट में काम करने के लिए क्लाउड जानना मैंडेट है या फिर क्या है? मुझे लगता है कि इट्स गुड टू हैव क्लाउड, जैसे अज्योर हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया। मैंने पर्सनली कभी ऐसा नहीं फील किया कि क्लाउड की वजह से मुझे कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है या मैं रिजेक्ट हो जा रहा हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स गुड टू हैव, नॉट मैंडेटरी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, मतलब अगर मैं उस पर फोकस नहीं भी करता हूँ तो मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ Yes. या चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आता हूँ, एआई, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में एआई काफी फेमस हो गया है। सबको ये लगता है कि एआई आईटी फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जॉब ले रहा है। तो तुमको क्या लगता है कि एआई इतना इफेक्ट हो रहा है कि ये हमारी जॉब को भी ले सकता है? और एआई कहने से क्या कुछ हमारे वर्क पे इम्पेक्ट किया है क्या अभी तक? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि एआई से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बट आपकी जॉब नहीं जाएगी। जैसे कि मेरा जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फुल स्टैक डेव, एआई से की मदद से मेरा काम की स्पीड बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल टेस्ट केस लिखना है या छोटे छोटे बग्स होते हैं उनको पकड़ना है, तो वहाँ एआई की काफी मदद मिल रही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो क्या ये एआई 100% एक्यूरेट देता है रिजल्ट?
ये डिपेंड करता है आपका प्रॉम्प्ट कैसा है। बेसिकली एआई, जैसे एआई को इनपुट चाहिए काम करने के लिए, तो आपका इनपुट एआई के टर्मिनोलॉजी में उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे चैट जीपीटी में हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं, आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि एआई कैसा काम करेगा। जितना आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा उतना एआई, उस हिसाब से एआई की फंक्शनैलिटी होगी। तो ये सारे कंपनी वाले या सारे प्रोजेक्ट वाले ये एआई यूज कर रहे हैं क्या अपने प्रोजेक्ट में? मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में अब धीरे धीरे वो लोग एआई पे जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। वो देख रहे हैं मार्केट में कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो हाँ धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है एआई की। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है राइट, तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्स कम होंगे राइट। तो मेरे को ये लगता है कि अगर रिसोर्स कम होंगे तो थोड़ा सा होगा ही। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि रिसोर्स कम नहीं होंगे। जैसे सपोज करिए कि कल को मैं एआई में भी कुछ सीख गया, तो मेरे प्रोफाइल में वो ऐड हो गई। अब कल को कहीं रिक्वायरमेंट आ रही है, अपॉर्चुनिटी जो फुल स्टैक प्लस एआई चाहते हैं, तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी बन गई। आप अपने आप को अपस्किल तो करना पड़ेगा। मतलब आपको एआई सीखना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपस्किल तो करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं रह सकते कि मुझे जावा ही आती है तो मैं फ्रंट एंड नहीं सीखूंगा, या मैं फुल स्टैक हूं तो मैं एआई पे काम नहीं करूंगा। आपको अपस्किल तो करना पड़ेगा। ओके, अब मेरे को ये जानना है कि अगर मैं फ्रेशर हूँ या फिर एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना है, मेरे को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना है, ठीक है, तो मेरे को कौन कौन सा टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना होगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? सो एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर आपको घुसना है, तो पहले तो आप पूरे अच्छे से जावा पढ़िए। जावा में जो मेजर टॉपिक्स हैं, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल, कलेक्शंस, मैप्स, उसके बाद जावा के नए फीचर्स जो आते हैं, लैम्डा, स्ट्रीम एपीआईज वगैरह। मिडिलवेयर में हाइबरनेट आपको आना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट का पूरा फ्रेमवर्क विद एनोटेशन। डेटाबेस में एक डेटाबेस आपको अच्छे से आना चाहिए कोई भी। फ्रंट एंड में आपका रिएक्ट पढ़ लीजिए, रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इतना आप कर लेंगे, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपने गिटहब प्रोफाइल अपनी पर्सनल बनाइए, उसमें प्रोजेक्ट्स अपलोड करिए, उसको आप अपने रेज्यूमे में डालिए। तो आपको, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है और आपके पास जॉब नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप एवरेज होके तो नहीं रह सकते। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो दिखना ही पड़ेगा, ऑर्डिनरी से तो काम नहीं चलेगा। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा वो पहली अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसके साथ साथ डीएसए भी क्या जरूरी है? डीएसए इट्स गुड टू हैव, ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है तो यस मैंडेटरी है। सर्विस बेस्ड में मैंडेटरी तो नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस क्लाइंट के लिए हो रहा है, क्योंकि सर्विस बेस्ड में भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के क्लाइंट हैं। तो अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के क्लाइंट के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वो डीएसए पूछेंगे। मेरे हिसाब से डीएसए पढ़ना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती चली जाती है और आप अच्छे से सोचते हैं। आपका अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अ यूजर स्टोरी वो काफी इंप्रूव होता है। तो कोई ऐसा साइट है या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू कोई फ्रेशर बंदा या कोई एक्सपीरियंस बंदा राइट अपना प्रॉब्लम स्किल बढ़ाना चाहता है? लीड कोड इज द बेस्ट। आप लीड कोड से पढ़िए, लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करिए। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपको डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं, जैसे नीट कोड हो गया, आप उसका भी पेड प्रीमियम खरीद सकते हैं सीखने के लिए। ओके, तो मेरे को जहाँ तक इतना समझ में आया अभी तक कि अगर मैं फ्रेशर हूँ या एक्सपीरियंस हूँ, मैं अपना करियर आईटी में बनाना चाहता हूँ एज ए फुल स्टैक डेवलपर, तो मेरे को कुछ टॉपिक जैसे सुशांत ने बताया राइट, फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट जानना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में आपको जावा प्लस स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सारा कॉन्सेप्ट, डिजाइन पैटर्न एंड माइक्रो सर्विस, ये तो मैंडेट है। साथ साथ आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आता है, इसके लिए सुशांत ने बताया लीड कोड राइट। तो इन सब चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। तो थैंक यू सुशांत तुम्हारा ये वैल्यूएबल पॉइंट देने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि सुशांत के द्वारा दिए गए सारा पॉइंट आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो दोस्तों ये था सुशांत का जर्नी, और सुशांत ने बताया कि उनका लाइफ कैसे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ से आईटी तक का सफर कैसा रहा। उसने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, और साथ साथ में ये भी बताया कि अगर आपको किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा और बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं रंजन श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ उनकी नई इंस्पायरिंग जर्नी के
बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।